नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक को, जिसमें कि आज है हमारा लेसन नंबर 6। 5 लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम जानेंगे नगर प्रशासन के बारे में, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। एक गाँव के मुकाबले, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में आप लोगों को ये बताया गया है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक गांव से एक शहर का, तो ये देखा जाता है कि जो शहर होते हैं वो गांव से थोड़े से बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। और आप ये देखेंगे कि शहर में जो गलियाँ होती हैं वो भी कैसी होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन उनकी जो ब्रेड्थ होती है, विड्थ होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव के मुकाबले में शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पे आप देखेंगे कि पानी, बिजली, सब चीज़ की सुविधाएं होती हैं। आपको सब तरह के अस्पताल मिलते हैं, स्कूल मिलते हैं, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन भी आसानी से सब चीज़ मिल जाते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें, और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेजमेंट कैसे होता होगा कि सारी चीज़ें इतने अच्छे से चल रही हैं? तो इसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? कैसे ये सब डिसाइड करते हैं हर चीज़ के बारे में? कैसे जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और कौन लोग ये सारा काम करते हैं? तो जो भी ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए। इतवार की अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। यानी कि इतवार मतलब होते हैं संडे। तो संडे के दिन क्या है, दिन में माला, एक लड़की है माला, उसके जो फ्रेंड है शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये 4 लोग मिलकर के क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। यानी कि शंकर क्या कर रहा था, ओवर दे रहा था, ओवर फेंक रहा था, और जो रेहाना थी वो आउट होते होते वो बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था। यानी कि रेहाना बहुत अच्छा खेल रही थी, वो आउट ही नहीं हो रही थी। तो इससे जो शंकर नाम का लड़का था वो बड़ा परेशान था कि ये तो आउट ही नहीं हो रही है। इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। यानी कि उसको आउट करने के लिए, रेहाना को आउट करने के लिए उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी बॉल फेंकता हूँ उसको कि जिससे क्या होगा कि वो कैच आउट हो जाएगी, कि वो ऐसे मारेगी कि कैच आएगा उस बॉल से और वो आउट हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। वो तो उसको आउट करने के लिए ऐसे बॉल फेंक रहा था, लेकिन रेहाना ने क्या किया, खूब तेज से बैट को घुमाया और क्या हुआ, गेंद ऊपर चली गई और उस गली में जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे तो एक ट्यूबलाइट टूट जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तो यानी कि रेहाना से वो ट्यूबलाइट टूट जाती है, वो डर जाती कि अरे अब ये टूट गई है। तो जो शंकर उसको बॉलिंग करा रहा था, उसने सोचा था कि मैं इसको आउट कर दूंगा, तो उसके दिमाग में ये तो नहीं आया कि अरे ट्यूबलाइट टूट गई है। वो क्या बोल रहे, अरे हम इसके लिए कोई भी रूल बनाना भूल गए थे कि अगर तुमने ट्यूबलाइट तोड़ी तो तुम आउट मानी जाओगी। तो तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। क्योंकि शंकर को लग रहा था अरे कि इसको मैं किसी तरह भी आउट कर दूं, उसको दिमाग में ये नहीं आया कि अरे ट्यूबलाइट टूट गई। वो क्या सोच रहा था कि अरे रेहाना आउट हो जाए बस किसी तरह से। तो उसको फिर तीनों जो बाकी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, अरे तुम ये आउट की चिंता छोड़ो, ये विकेट की चिंता छोड़ो, क्योंकि जो यानी कि जो ट्यूबलाइट उनसे टूट जाती है तो उसके बारे में वो बड़े परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। यानी कि
लास्ट वीक वो लोग खेल रहे होंगे बच्चे, तो क्या हुआ था कि वहीं पड़ोस में कोई आंटी रहती है, कोई मौसी जिनको बोलते हैं, वो जिनका नाम है निर्मला। तो वो बच्चे खेल रहे थे, तो उनकी क्या थी, उनकी खिड़की टूट गई थी। किसकी? निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। तो क्या हुआ था कि उसको खिड़की को चेंज करने के लिए इन बच्चों ने अपने जो इनको पॉकेट मनी मिलती थी, जेब खर्च जो पैसे मिलते थे, उसी में से इन लोगों ने पैसे मिला करके वो सही करवाया था। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? यानी कि बच्चों के दिमाग में अब ये आने लगा कि अरे लास्ट टाइम में हमने अपनी पॉकेट मनी से पैसे मिला करके वहाँ पे उनकी खिड़की सही करवाई थी, अब लगता है ये ट्यूबलाइट टूट गई है तो फिर से क्या ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन उनके मन में ये आ रहा था प्रश्न कि आखिर वो लोग ये पैसे देंगे किसको? आखिर गली में ये ट्यूबलाइट लगाता कौन है? ठीक है, तो अब ये उनके दिमाग में प्रश्न आया। तो उनमें उन चारों बच्चों में से सबसे पास में घर किसका था? माला का। माला का घर सबसे पास था। तो माला का घर सबसे पास था, तो चारों भाग करके माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। यानी कि क्या होता है कि पास में माला का घर होता है, तो वो माला के घर पे जाते हैं और उसकी मम्मी से बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमसे ट्यूबलाइट टूट गई है, कि अच्छा हमें ये बताइए कि ये ट्यूबलाइट कौन लगाता है। तो वो बोलती हैं कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी होती है काम करने की। तो उन्होंने कहा काम करो, तुम लोग जाके यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, यानी कि रिटायर हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। तो माला की मम्मी बोलती हैं कि एक काम करो, तुम वो पास में कोई यास्मीन नाम की औरत रहती हैं, तो वो बोलते हैं कि जाओ तुम यास्मीन खाला से पूछ लो। ठीक है, खाला आई थिंक मुस्लिम में जो खाला मुस्लिम में मौसी को बोला जाता है। ठीक है, तो वो बोलती है कि जाओ यास्मीन खाला से पूछ लो, क्योंकि वो नगर निगम में काम करती थी, वो अभी रिटायर हुई हैं, तो उनको पता होगा इस बारे में। ठीक है, और वो बोलती है अपनी बेटी को कि लेकिन माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, यानी कि जो वो यास्मीन खाला थी वो माला की मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। चारों दौड़ करके खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। तो क्या हुआ, वो भाग के उनके खाला के घर पहुंचते और दरवाज़ा खोलते हैं, उनको पूरी बात बता देते हैं कि हाँ हम खेल रहे थे, ऐसे हमें ट्यूबलाइट गिर गई है, टूट गई है। ठीक है, और फिर हम अब कैसे वो ट्यूबलाइट लगाएंगे, किसको पैसे देंगे, हमें अपनी जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पूरी स्टोरी बताते हैं उनको। तो उनका सवाल सुनकर के यास्मीन खाला बड़ी जोर से हंस पड़ी और बोली, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो उन्होंने बोला कि किसी एक व्यक्ति को नहीं देने बेटा पैसे, बल्कि एक इसके लिए क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं। ये सड़कों पर क्या करती है, जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों पे जो आपकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये जो गाड़ियाँ आती हैं आपकी लेने के लिए सुबह, ठीक है, और जो पानी की आपकी जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और सड़कों की बाज़ारों की जो सफाई काम करवाती है, वो कौन करवाती है, वो करवाती है नगर निगम। माला बोली हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम के द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तो माला ये सुनते ही बोलती है कि हाँ मैंने बोर्ड पे देखा था, कि मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने क्या देखे हैं, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो कि नगर निगम के द्वारा लगाए गए थे, जिसमें लोगों को मलेरिया के बारे में बताया गया था। तो खाला बोलती हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। तो वो बताती कि हाँ, और नगर निगम का ये भी काम होता है कि वो पूरा देखता है कि शहर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना फैले। तो इसलिए क्या करते हैं, वो सबको सचेत करते रहते हैं, सबको जानकारी देते रहते हैं ताकि इस तरह की कोई भी बीमारी ना फैले। ये स्कूल स्थापित करता है और नहीं चलाता, और ये लोग क्या करते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, उसको चलाते हैं। शहर में जो बहुत से मेडिकल स्टोर्स होते हैं, दवाखाने होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब भी चलाते हैं ये लोग। जो आप देखते हैं कि जो आपके शहर में सबके लिए, ठीक है, सबके लिए पब्लिक पार्क होते हैं, कोई भी जा सकता है, तो उसका रखरखाव करना, उसकी देखभाल करना, ठीक है, तो वो काम भी कौन करते हैं, नगर निगम करती है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहते हैं। मतलब अब आप यहाँ से क्या समझे कि जो बड़े शहर होते हैं, तो बड़े शहर में क्या बोला जाता है, इसको नगर निगम, और जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे इसको बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है,
क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, कि हमने अभी देखा कि उनका काम क्या होता है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों बाजारों की सफाई करवाना, साथ ही स्कूल स्थापित करना, ठीक है, शहर में दवाखाने अस्पताल चलाना, बाग बगीचों का रखरखाव करना। तो ये ऐसे ही सारे काम किसके हैं, नगर पालिका के हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक अधिकारी। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से सुनते चलिएगा कि नगर निगम में जो ये पार्षद कौन होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। तो अब जो रेहाना लड़की थी वो क्या पूछती है कि यास्मीन खाला वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, तो वो पूछती है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जैसे ये जो फैसले लिए जाते हैं कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या आप भी ऐसे डिसीजन लेती थी, क्योंकि इस पर तो बड़ा मज़ा आता होगा, क्योंकि वो बच्ची है तो उसके दिमाग में बच्चे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो ऐसे पूछती है। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रहना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं नहीं रेहाना, मैं तो किस डिपार्टमेंट में थी, मैं तो अकाउंट वाली डिपार्टमेंट में थी। देखो, जो कोई भी हमारा संस्थान होती है तो उसमें अलग अलग विभाग होते हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, जैसे किसी का काम होता है सैलरी देना, किसी का काम होता है पूरा डेटा रखना, किसी का काम होता है जितने भी निर्णय लेना सब चीज़ों पे, कोई मीटिंग करता है, ठीक है, कोई इस पूरे डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो ऐसे ही जब वो यास्मीन खाला थी तो उन्होंने बताया कि मैं तो अकाउंट वाली डिपार्टमेंट में थी और मेरा काम क्या था कि मैं क्या करती थी कि जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी कितनी सैलरी है उसकी पर्चियाँ बनाने का मेरा काम था। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। उन्होंने कहा देखो शहर तो हमारा कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन लेने होते हैं तो वो नगर निगम को लेने होते हैं। इसी तरह शहर को जैसे साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यहाँ निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ जो कि शहर जो होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, तो जो हमारे नगर निगम होते हैं उसको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको ध्यान रखना होता है, डिसाइड करना होता है, निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, डिसीजन लेना होता है। तो इसी तरह जैसे शहर को साफ रखने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा काम करना होता है। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर निगम पार्षद ही, यानी कि जो निगम पार्षद होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगम पार्षद क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। आपसे बोला जाएगा कि ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है कि कोई भी अस्पताल है, पार्क है, कहाँ पे बनेगा, तो निगम पार्षद लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। जैसे कि हमने गांव का भी पढ़ा था ना कि गांव में भी अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड मेंबर्स वहाँ से निकलते हैं, उनको चुनते हैं। ठीक है, तब वो लोग शासन करते हैं, मतलब वहाँ पे संभालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारी सिटीज़ होती हैं तो वहाँ भी क्या होते हैं, अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि मान लीजिए ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो इस उत्तराखंड में एक सिटी है देहरादून। ठीक है, ये है देहरादून एक सिटी है। अब इस सिटी में को क्या किया गया है, अलग अलग वार्डों में बांट दिया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वार्ड्स हैं जिसमें बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू से समझ जाइएगा, वार्ड मैंने बोला। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से जो ये वार्ड क्या है बच्चों की, एक शहर है, इस शहर के कुछ कुछ पार्ट्स को अलग अलग मतलब वार्ड्स में बांट दिया गया, अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग एरिया को वार्ड के रूप में बांट दिया गया। अब हर क्षेत्र से कई सारे लोग खड़े होते हैं, फिर उनका चुनाव होता है और फिर वहाँ से क्या चुने जाते हैं, पार्षद। किसका चुनाव होता है, पार्षद। ठीक है, या रुकिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खाली वाली इस पर समझाती हूँ, कहाँ है, चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये है उत्तराखंड, ये क्या है, एक स्टेट। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके नीचे क्या है, एक देहरादून है जो क्या है, सिटी।
फिर हमने बोला कि देहरादून के अंदर क्या कि शहर को अलग अलग किस में बांट दिया गया है, वार्ड्स में बांट दिया गया है। फिर क्या होता है, इन वार्ड से ही चुन करके क्या आते हैं, हमारे पार्षद आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये अलग वार्ड है, यहाँ अलग से यहाँ अलग होंगे पार्षद। ठीक है, तो इस तरह से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है आगे कि बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं कि जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। देखो वैसे तो क्या काम है कि हर पार्षद अपने अपने वार्ड एरिया के देखेगा। ठीक है, जैसे कि पार्षद है इसकी, ये इस एरिया का है। ठीक है, इसके अंडर में ये एरिया आता है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी इस वाले एरिया में, इसके क्षेत्र में, वो सारे काम कौन करते हैं, पार्षद। लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिससे पूरा शहर, जैसे मैंने आपको देहरादून का एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे कि जो पूरे देहरादून को इफेक्ट करेगा, ठीक है, या उस पर कुछ ना कुछ मतलब जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उससे प्रभावित होगा वो, तो ऐसे समय पर जितने भी वार्ड, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स या पार्षद होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मीटिंग करते हैं, मिल करके क्या करते हैं, सारे जगह के जो पार्षद होते हैं वो मिलते हैं, ग्रुप बनता है और उसमें से कुछ पार्षद मिल करके, फिर यही पार्षद मिल करके क्या बनाते हैं, कमिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कमेटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में समितियाँ। ठीक है, यही लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, समितियाँ बनाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको ये बताया कि एक कोई शहर है, शहर को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है जिसे कि वार्ड बोलते हैं, और हर वार्ड से अलग अलग जो लोग होते चुन के आते जिन्हें हम पार्षद बोलते हैं। अब सभी पार्षद का क्या काम होता है कि उनके अंडर में आने वाले जितना भी वार्ड एरिया आता है उस वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनको देखना, वहाँ की देखरेख करना, ठीक है, वो सब चीज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो पूरे शहर में, जैसे मान लो पूरे शहर में ही आपको अलग अलग तरीके से कुछ काम करना है जिससे पूरा शहर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब पूरे शहर पे इफेक्ट पड़ता है, तो जितने भी शहर के पार्षद होते हैं वो सब मिलकर के मीटिंग करते हैं, अपनी कमेटी बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बोला गया है कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही क्या करती हैं, पानी कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे, जैसे कोई बस स्टैंड है उसमें अच्छे से काम करवाना है कि उसको बहुत अच्छा बन पाए, ठीक है, और फैसिलिटीज़ हो पाए। जैसे कि जो बाज़ार होते हैं भीड़ भाड़ वाले, तो वहाँ पे इतना कचरा हो जाता है, तो उस कचरे को हम कैसे वहाँ पे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं कि वो कचरा वहाँ पे ना हो, सफाई हो टाइम से हर चीज़ की, शहर में जो भी नाले हैं कि इसकी सफाई होनी चाहिए। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो वो कमिटीज़ बनाई जाती है, वो कमेटी ही क्या करती है कि सारा काम देख रेख करती है, सब मैनेजमेंट करती है। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप इस वाले क्षेत्र में रहते हैं, इस वार्ड में, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाएंगे, आप लोग जाएंगे पार्षद के पास में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बोला गया है, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने देखा कि आपके एरिया में बिजली के कोई खतरनाक तार जो है लटके हुए हैं, नीचे आ रहे हैं, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे कि उस क्षेत्र के जो भी पार्षद होंगे उनके पास जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में। ठीक है बच्चों, जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम कौन करते हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त को कमिश्नर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पार्षद जैसे जो होते हैं, जो पार्षद की समितियाँ होती हैं, जो जैसे वो अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेते, डिसीजन लेते कि हाँ हमें ये काम करवाना है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको लागू करवाने का काम कौन करता है, वो करते हैं आपके कमिश्नर, जिन्हें कि आयुक्त भी बोला जाता है, और प्रशासनिक कर्मचारी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन लेने का काम कौन कर रहे हैं, पार्षद या पार्षद की समितियां, लेकिन उनको लागू करवाने का काम कौन कर रहे हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। यानी कि जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त कौन करते हैं, सरकार के द्वारा ये नियुक्त होते हैं, बल्कि जो पार्षदों का क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है बच्चों
कि तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती थी। तो अब जो रेहाना नाम की लड़की होती है वो पूछती है कि अच्छा तो ये जो निर्णय लेते हैं ये कैसे लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया यास्मीन खाला ने, उन्होंने बोला कि जब सारे वार्ड मेंबर्स, ठीक है, सारे वार्ड्स के क्या मिलते हैं, पार्षद जब मिलते हैं ये सारे, जब इनकी मीटिंग होती है और फिर इसके बाद क्या किया जाता है, सब लोग मिलकर के राय मशवरा कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बजट, ठीक है, बजट बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस बजट के अनुसार देखते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च होना है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि जो पार्षद थे उन सब की क्या हुई, सभी वार्ड से क्या हो गए, पार्षद आए, उनकी मीटिंग हुई। फिर मीटिंग में क्या हुआ, उनका बजट बनाया गया, जो भी उनकी राय थी, जो भी डिसीजन लेना था उन्होंने वो लिया। फिर सबकी सब मिल करके राय ली जाती है, उसके बाद बजट बनाया जाता है। फिर बजट बनाने के बाद ही क्या होता है, वो पैसा खर्च किया जाता है कि सड़क निर्माण में कितना पैसा लगना चाहिए, पार्क कहीं भी बनाने कितना पैसा वहाँ पर खर्च होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कूड़ा कचरा जो है इसका जो निवारण करना है तो इसके लिए हमें कैसे मैनेजमेंट करना होगा, कितना खर्चा आएगा लगभग, ठीक है। यहाँ हमें स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, ठीक है, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा, सफाई करवानी है उसका कितना खर्चा आएगा। तो सब चीज़ को बच्चों वो लोग देखते हैं और पूरा बजट बनाते हैं, पूरा पैसा उसी बजट के अनुसार खर्च किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि पार्षद यहाँ प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। यानी कि जो ये पार्षद होते हैं ये क्या कोशिश करते हैं कि जितनी भी उनके अंडर में आने वाले जो भी वार्ड होते हैं, वार्ड मतलब समझ जाइए कि उनके अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जितनी भी स्पेसिफिक नीड्स हैं वो क्या हो, इस परिषद के सामने रखी जा सके। यानी कि जब ये मीटिंग होती है तो वहाँ पर सब चीज़ बताई जा सके कि हाँ हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की क्या है, नीड है, ठीक है। तभी तो देखो हम जो चुन के भेजते हैं पार्षदों को, इनका काम क्या होता है, यही तो होता है कि ये नेतृत्व करते हैं हमारा, कि हमारे क्षेत्र में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम इन्हीं के पास हो जाएंगे। फिर यही क्या करते हैं, अपने जितने भी लोग होते हैं सबके मीटिंग में सबके सामने वो उन बातों को रखते हैं, उस पर फिर काम किया जाता है, ठीक है। तो उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, ठीक है। फिर जो ये डिसीजन लिया जाता है तो उसको लागू करने का काम कौन करते हैं, ये प्रशासनिक कर्मचारी या फिर जो कमिश्नर आप जिन्हें बोलते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। यानी कि जो यास्मीन खाला थी तो बहुत खुश थी कि उनके काम के बारे में कभी भी आज तक किसी भी बड़े व्यक्ति ने कभी नहीं पूछा, लेकिन हाँ आज बच्चों ने उनसे उनके काम के बारे में पूछा तो उनकी यादें ताज़ा हो गई, जिससे वो बहुत खुश हो रही थी, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अब देखिएगा, अब आप लोग भी ट्राई करिएगा कि इनके आंसर क्या होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि पंचायत के चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो पंचायत के चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पंच में क्या आते हैं आपके जो गांव का मुखिया होता है, जिसे आप प्रधान भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं, वो भी होते हैं इसमें, और जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं उस क्षेत्र के, उस गांव के, वो सब मिलकर के क्या बनते हैं, उनको पंच कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है शहर विभिन्न डैशों में बटा हुआ होता है। तो अभी हमने बात करी थी कि शहर जो है अलग अलग वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो डैश को प्रभावित करते हैं। जो किसको प्रभावित करते हैं, कि ग्रुप कब बात करता है, जब पूरे सारे शहर की बात हो रही होती है, ठीक है। तो सारे शहर को जो प्रभावित करते हैं उन मुद्दों पर पार्षदों के समूह काम करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं, तो पंचायत के और नगर पालिका सबके चुनाव कितने, 5 वर्ष में होते हैं। फिर आता है कि जो पार्षद है अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को क्या करते हैं, उन निर्णयों को वो क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये साथ साथ आप अच्छे से सुनते जाएंगे तो आपके सारे आंसर्स भी देते रहेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से इनको अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी थी ना, रुको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। देखो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी ना, हमने क्या कहा था, शहर को किस में बांटा गया है, वार्डों में बांटा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर हमने कहा था कि जो चुन के आते हैं तो पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि कुछ निर्णय कैसे जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, किन मुद्दों पे काम करते हैं वो, जहाँ जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं ऐसे मुद्दों पर क्या होते हैं, पार्षदों के समूह उन पर काम करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद है नगर पालिका, और ये तो मैंने आपको लास्ट में भी पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं। फिर पार्षद अगर निर्णय लेते, तो अभी हमने बात करी थी कि उनको लागू करने का काम कौन करते हैं? वो लागू करने का काम हमारे आयुक्त यानी कि कमिश्नर करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। शंकर ने क्या बोला? बड़ा एक्साइटेड होकर उसने कहा कि हमारा ये शहर जो है वो बहुत बड़ा है। वो किस शहर में रहते हैं बच्चों? पुणे शहर में रहते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना कि उन्होंने बताया था कि जो पुणे, जैसे कि हमारा शहर बड़ा है तो यहाँ पे इसको नगर निगम कहते हैं, जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ नगर पालिका बोलते हैं। तो ये लोग किससे? पुणे शहर में रहते हैं। तो शंकर ने क्या बोला कि अपना शहर तो इतना बड़ा है और इसकी देखभाल के लिए तो बहुत सारे लोग लगे रहते होंगे। खाला, तब तो नगर निगम में बहुत सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। यानी कि जो शंकर अभी पहले स्टार्टिंग में क्या था, वो उसको रेहाना को आउट करने के लिए परेशान था ना, ये मैं कैसे भी आउट कर लूँ, वो सब भूल गया। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट आ गया इस बातों में। तो उसके दिमाग में भी यही आता है कि भाई हमारा शहर तो इतना बड़ा है, इस पर इतने सारे काम होते हैं, तो ऑब्वियसली काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते होंगे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे कि जल विभाग। जैसे जल विभाग का काम क्या होता है? पूरे जल से रिलेटेड सब चीज़ें देखना है, कहाँ पे सही से पानी सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पीने की सुविधा है कि नहीं है, सफाई है कि नहीं है, कहाँ पे पानी की समस्या है, सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। कचरा जमा करने का विभाग अलग होता है, जो देखता है पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है। उद्यानों की देखभाल का विभाग, यानी कि जो भी आपके शहर में बाग बगीचे होते हैं उनको देखरेख का काम के लिए अलग एक विभाग होता है। सड़क व्यवस्था का विभाग, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे टूटी हुई है, कहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है, ये सारे ही ऐसे सबके अलग अलग काम होते हैं, तभी ये मैनेजमेंट हो पाता है। कि जैसे एक पूरा ग्रुप है, उसका काम ही यही काम देखना है, तो वो अपना जैसे जल का काम देखना है, तो जल विभाग का जो काम होगा वो पूरा जल से रिलेटेड वो अपना सब चीज़ें देखेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसमें कुछ ग्रुप्स में लोग काम करते हैं, तो इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो वो यही बता रही हैं कि शहर में काम को क्या करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है और सब डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। अभी उन्होंने बताया था ना कि मैं अकाउंट्स में थी, तो उन्होंने क्या बताया कि जो सफाई वाला विभाग है, सफाई विभाग, उसमें वो काम करती थी और अकाउंटेंट के रूप में थी। और उनका काम क्या था कि जो भी सैलरी स्लिप वगैरह होती सबकी तैयार करना, सबका देखना। ठीक है, ये काम होता था। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। तो यानी कि जब वो खाला थी सबसे अच्छे से बड़े आराम से बहुत बात कर रही थी, फिर वो अपनी किचन में जाती हैं और बच्चों के लिए खाने के लिए कबाब लेके आती हैं। ठीक है। फिर आता है, जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? इसका क्वेश्चन भी अच्छा था। तो जहांगीर जो था उन चारों फ्रेंड्स में से, तो वो जहांगीर क्या था, वो किचन में चला जाता है और बैठ के बड़ी मज़े से वो कबाब खाते खाते उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि जो ये नगर निगम जितना भी ये कूड़ा इकट्ठा करती है, तो वो कूड़ा जाता कहाँ है? तो बाकी बच्चे अभी भी कबाब खा ही रहते। तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा जो होता है वो लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों को जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाए। तो क्या होता है कि अब जो वो यास्मीन खाला होती हैं, तो वो ये बता रही होती हैं कि देखो हर गली में क्या होता है, कूड़ा रहता है। और जो उनके पास की जो गली थी बगल वाली, तो वो क्या थी, वो भी पहले बहुत गंदी हुआ करती थी। तो उसके पीछे वो स्टोरी बता रही है कि पहले वो भी बहुत गंदी हुआ करती थी, वहाँ पे हमेशा चारों तरफ क्या था, कूड़ा फैला रहता था। अब अच्छा ये बताओ, जहाँ पे गंदगी होगी, कूड़ा होगा, तो क्या होगा, मक्खी मच्छर ऐसे क्या होता है, गंदगी से तो आते हैं वो, और इसी से क्या होती है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। ठीक है, चूहे आते हैं और फिर वहाँ से स्मेल भी आती, तो उससे क्या होता है भाई, जो भी लोग वहाँ पे रहते होंगे सब बीमार पड़ेंगे। अब ऐसा था कि वहाँ पे हमेशा गंदगी रहती थी, कूड़ा रहता था, तो लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी नहीं भेजते थे कि बच्चे बाहर जाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या था कि बच्चे खेलते भी नहीं थे। ठीक है। इसके बाद फिर लोगों का विरोध। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि यहाँ तो कोई भी सफाई करने नहीं आता, यहाँ तो कितनी गंदगी रहती है, तो लोगों ने विरोध किया। चलिए इसको जानते हैं।
यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने बताया कि फिर क्या हुआ कि जो ये वो अपने बगल वाली गली की स्टोरी सुना रही है बच्चों, ध्यान रखना। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं, यानी कि जो वो वहाँ पे रहने वाली जो औरतें थी उस गली में, वो बहुत गुस्से में थी। वे सलाह लेने के लिए मेरे पास भी आईं। यास्मीन खाला बोलती हैं कि वो लोग बहुत गुस्से में थी, फिर वो एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए वो मेरे पास आती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं सरकारी काम जो होते हैं बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो वो जब उनके पास शिकायत लेकर के आती हैं, वो बोलती हैं, क्योंकि वो नगर निगम में काम करती ही थी यास्मीन, तो फिर तभी सभी औरतें क्या होती हैं उनके पास आती हैं, बोलती हैं। तो फिर वो बोलती कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बात करूँगी। लेकिन उनको भी ये था कि मैं पूरा तरह से ये नहीं बता सकती कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर तो उसे हमने चुना है। तो उन औरतों में से थी कौन, एक गंगूबाई लेडी थी, ठीक है, एक गंगाबाई औरत थी, एक लेडी थी जिसका नाम था गंगाबाई। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि जो हमारे वार्ड का मतलब समझ जाइए उनके एरिया के, ठीक है, तो उनके एरिया के जो पार्षद हैं उनके पास चलना चाहिए। उस गंगाबाई ने कहा कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो उनको वोट दे करके चुना है, तो उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है, उसे हमें हमारी परेशानी सुननी चाहिए, हमने उसे चुना है, हमने उसको जिता के भेजा है, तो उसी के सामने हम क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब हर क्षेत्र के हर वार्ड के क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, अगर कोई भी समस्या होती है तो लोग अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो लोग भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग भी अपने क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनके पास जाएंगे। फिर क्या होता है, गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। तो फिर वो पार्षद के सामने जब महिलाएं जाती हैं, विरोध करती हैं, अपनी परेशानी को बताती हैं, तो पार्षद बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि कल को मैं आप सबके साथ में जो आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर हैं, मैं उनके साथ मिलने के लिए जाऊंगा। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा, ठीक है। अर्जी ऐसे होता है ना कि हाँ आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पर सबके साइन होंगे, तो उन्होंने गंगाबाई से कहा कि एक काम करना है, एप्लीकेशन लिखना और उस पर सबके जितने भी लोग हैं सबके क्या करना, कोशिश करना जितने भी बड़े लोग हैं सबके साइन होने चाहिए, ठीक है। अर्जी यह थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो क्या करना था, उनको सबके सिग्नेचर करवाने थे उस पर, किस चीज़ को लेकर के, इसी चीज़ को लेकर के कि भाई उनके क्षेत्र से क्या होना चाहिए, जितना भी कूड़ा है, जितनी भी गंदगी है, उस सबको उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे अभी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सफाई अभियंता। देखो सफाई अभियंता या फिर इन्हें आप देख रहे होंगे कि इनको यहाँ पे क्या बोला गया है, इंजीनियर भी बोला गया है। सफाई अभियंता को यहाँ पे इंजीनियर भी बोला गया है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी सिविल इंजीनियर या फिर जो भी इस नगर प्रशासन से, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना, उनके डिपार्टमेंट से वो जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, जो क्या करते हैं, साफ़ सफाई का पूरा मैनेजमेंट करना, कि जितना भी गंदगी है वो कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, किस क्षेत्र में किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, वो व्यवस्था वो देखते हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, पार्षद के एक काम करेंगे, कल को हम क्या करेंगे, कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, तो आप सभी महिलाएं और साथ में हम क्या करेंगे, जो सफाई अभियंता जो इंजीनियर है उनको भी साथ में हम लेकर के जाएंगे और फिर हमको बताएंगे कि हमें क्या दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है। और जो इंजीनियर जो हमारे साथ जाएगा वो सफाई अभियंता, तो वो बता भी देगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम को क्या होता है, बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। यानी कि बच्चे जो थे उस एप्लीकेशन को लेकर के सबके घर घर जा रहे थे और सबके साइन वहाँ पे करवा रहे थे, ठीक है। फिर अगली सुबह क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। यानी कि जब वो सब लोग जाते हैं अगले दिन, किसके पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, आयुक्त के पास जाते हैं, सब अपनी परेशानी को बताते हैं। तो आयुक्त क्या बोलते हैं, आयुक्त उनकी बात सुनते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि देखो भाई नगर
निगम के पास इतने क्या नहीं है, नगर निगम के पास इतने सारे ट्रक नहीं हैं उपलब्ध। तो क्या होता है, तो फिर गंगाबाई जो होती है उनमें, तो वो गंगाबाई तुरंत बोलती है कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो वो एकदम से वही बोलती है कि अच्छा, हमारे क्षेत्र में आने के लिए आपके पास ट्रक नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर हैं, अमीर इलाके हैं जहाँ पे रिच पीपल्स रहते हैं, तो वहाँ पे तो कचरा उठाने के लिए सब ट्रक अवेलेबल होते हैं, खाली हमारे क्षेत्र में आने के लिए नहीं होते हैं। तो जैसे गंगाबाई ऐसे बोलती है तो वो एकदम से क्या होता है, फिर अच्छा आगे दिया है कि जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। जब वो ये बात बताती हैं यास्मीन खाला, तो जहांगीर बोलता है अच्छा, तो ऐसी बात सुनकर के तो जो वो आयुक्त थे, जो वो कमिश्नर थे, उनका तो बंद ही हो गया होगा मुंह। ठीक है, तो यास्मीन खाला बोलती और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। या तो फिर क्या होता है, जब ये यहाँ पे क्या होता है, वो बोल देती है ना, यहाँ पे जब गंगाबाई बोल देती है कि हाँ, आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से नहीं हैं, तो उसका मुंह बंद हो जाता है आयुक्त का, उस कमिश्नर का। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इंतजाम करूँगा। ठीक है, फिर यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, यानी कि जो गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं क्या कर देंगी, धरने पर बैठ जाएंगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो रेहाना पूछती है कि तो क्या गलियों की सफाई हो गई। रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। तो रेहाना पूछती तो क्या गलियों की सफाई हो गई, कि जब वो लोग कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, तो कंप्लेन करने के बाद क्या वहाँ पे सफाई हो जाती है। तो वो बताती हैं कि 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। तो वो बताती कि 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मिलकर के ग्रुप में आए और फिर उन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था, बहुत ज़ोरदार नारे लगाए थे, तब जा कर के उन्होंने काम करा और यहाँ पे गाड़ी आई और सफाई शुरू हुई। ठीक है, तो अब क्या बताया कि अब मोहल्ले की सफाई क्या होती है, नियमित रूप से होने लगी है। तो फिर यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। माला बोलती है कि अच्छा, यानी कि जो हम ये सिनेमा ये देखते हैं, ये मूवी देखते हैं, उसी की तरह इसका सुखद अंत हुआ। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। मतलब कि वो देखने लगी कि जैसे गंगाबाई जो थी उसने आगे बढ़ के आवाज़ उठाई, वो बोल रही थी, एक तरह से मेन हीरोइन का रूप उसने लिया। तो वो भी सोच रही थी कि मैं भी क्या करूँगी, मैं भी ऐसा ही आगे गंगाबाई की तरह नेतृत्व करूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी आता है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी तो आ रहा होगा कि भाई जो वो पूरा बजट बनाते हैं कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो इतने सारे काम कराने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों के द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से आता है। ठीक है, यानी कि जो हम सब लोग किसी न किसी रूप में जो टैक्स देते हैं ना, तो उसी के रूप में वो पैसा आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। देखो कि बहुत ही मैं सही बता रही हूँ, तो ये थोड़ी एक अच्छी सी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं टैक्स की। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ना, वेट, यहाँ पे जो आपको ये लाइन दी गई है बच्चों, ये वाली, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ये बहुत अच्छी है, आप इसको चाहें तो नोट बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो टैक्स होता है, ये टैक्स जो हम पे करते हैं, तो ये कैसे पे करते हैं, क्योंकि देखो सरकार हमारे लिए क्या बनाती है, जैसे रोड बनाती है, उस रोड का हम यूज़ करते हैं, हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, आप जो राशन का यूज़ करते हैं, कहीं कुछ भी चीज़ आप लेते हैं, तो ये सब क्या है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं हैं। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अमाउंट आप टैक्स के रूप में देते हैं। अगर जब आप कुछ भी आप लेते हैं ना सामान, तो उस पर आप ज़रूर पढ़िएगा, पीछे लिखा होता है कि हाँ इतने पैसे, इतने रुपये टैक्स के रूप में आपके कटते हैं। तो वही वो टैक्स क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है। और इतने सारे लोग होते हैं। ठीक है, सबसे क्या होता है, टैक्स किसी न किसी रूप में, हर चीज़ में आपका कुछ ना कुछ परसेंट आप क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। वही टैक्स आपका कलेक्ट किया जाता है और आपके शहर, आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का यूज़ किया जाता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। यानी कि जिन लोगों के अपने अपने घर होते हैं ना, तो उनसे भी हाउस टैक्स लिया जाता है। ठीक है, जिसके घर जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर, जिसका घर जितना बड़ा होता है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। फिर वही बोला है कि निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। मतलब कि जितना भी वो टैक्स अलग अलग तरह से वो
कलेक्ट करते हैं तो उसमें से केवल 25 से 35% जो होता है वो पैसा वो आपकी संपत्ति टैक्स से, यानी कि प्रॉपर्टी जो आपका टैक्स लिया जाता है तो वो उससे आता है। ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगता है, यानी कि जो आपकी एजुकेशन उस पर भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा कि हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना होता है। तो हर चीज़ पे क्या होता है बच्चों, टैक्स लगता है। कभी भी आप कोई बिल देखेंगे तो उस बिल में आप नोटिस करिएगा, पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा होता है कि इतना % इतने रुपए टैक्स के रूप में काटे गए हैं। ठीक है, इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। ठीक है, सामान्य कर, जैसे कि आप एक बिस्किट भी लेते हो ना, एक नमकीन भी लेते हो तो उस पर भी कुछ ना कुछ % आपका टैक्स कटता ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना ये कबाड़ की दुकान दिख रही है, इसमें ये इतना सारा गार्बेज है पूरा दिख रहा है। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। वही होता है रिसाइकलिंग करना। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। अच्छा देखो, आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जैसे कुछ पुरानी कॉपियाँ हो जाती हैं, अखबार हो जाते हैं, कुछ बॉटल्स होती हैं, कांच के बर्तन कुछ होते हैं, और ऐसी तरह तरह की कोई भी लोहे की चीज़ें होती हैं, जब वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, है ना, टूट जाती हैं, यूज़ में नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम जाते हैं कबाड़ी वाले की दुकान जाते हैं, उस गार्बेज शॉप पे जाकर के हम उसको बेच देते हैं, जिसमें वो उसको किलो में तौलते हैं और जितने भी पैसे बनते हैं आपको वो पैसे दे देते हैं, है ना। तो लेकिन उस कूड़े का वो करते क्या होंगे, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो कूड़ा जो आपको दिख रहा है, ये सब पूरा कूड़ा जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो ये कूड़ा पूरा का पूरा वो क्या करते हैं, वो जैसे कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे क्या किया जाता है कि इनका रिसाइकलिंग किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, इन्हीं को जैसे गला करके साफ करके इसको नया रूप दे देते हैं और इसी का चीज़ यूज़ किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पुनर्चक्रण। ठीक है, ख़राब हुई हुई चीज़ या यूज़ की हुई चीज़ को दोबारा से उसका नया रूप दे करके इस्तेमाल करने योग्य बनाना। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है, यानी कि जो खाला है जब वो रिटायर हुई है नगर निगम से उसके बाद क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं, यानी कि अब क्या है, अब कई जगह अब क्या हो गया है कि जो नगर निगम है उन्होंने क्या किया है कि एक प्राइवेट किसी ठेकेदार को क्या कर दिया, काम दे दिया गया है कि हाँ इस क्षेत्र से आपको कचरा उठाना है और उसको ठिकाने लगाना है, तो इस चीज़ को बोला जाता है निजीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो करती हैं। अच्छा, आप लोगों ने खुद भी बच्चों देखा होगा, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि जब सरकारी हाथों में काम होता है ना तो कई बार आप देखेंगे काम अच्छे से होता नहीं है, उनके पास प्रॉपर सैलरी सब चीज़ आती है लेकिन वो काम तरीके से नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब वही चीज़ प्राइवेट हाथों में आती है, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में, तब आप उसका रूप ही बदल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो क्षेत्र कैसा खराब सा हुआ करता था वो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होने के कारण क्या होता है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई होगी हर चीज़ में। भले ही आपसे कुछ कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ चीज़ों में आपसे पैसे लगेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वो चीज़ एकदम अच्छे से सब चीज़ मैनेज हो रही होती है, काम बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा, सफाई अच्छे से हो रही होगी, उस क्षेत्र का रख रखाव बहुत अच्छे से होता है जब वो प्राइवेट हाथों में आता है, निजी कंपनियों में आता है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। देखो, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कुछ चीज़ें जब प्राइवेट हाथों में आती हैं तो वो अच्छे से काम भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ठेकेदार क्या काम करते हैं कि जो उनके अंडर में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, सब चीज़ करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो एक तो उनको वो पैसा भी कम देते हैं, उनको पैसा कम देते हैं और उनकी वो परमानेंट जॉब नहीं होती है। और देखो, कचरा उठाने का काम कोई आसान काम नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक भी होता है क्योंकि लोगों का कूड़ा आता है उसमें, और ये गंदगी से क्या होती है, बीमारियां भी फैलती हैं। तो क्या करते हैं, उनको ज़्यादातर उनको अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते उनके पास, उनको जैसे कि देना चाहिए, मास्क देना चाहिए, ठीक है,
ग्लव्स देने चाहिए ताकि वो डायरेक्ट हाथ से कूड़ा ना उठाएं। सब चीज़ें जैसे जो होता है ना कि ध्यान रखने वाली बातें, तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड, वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं कुछ निजी ठेकेदारों के द्वारा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, काम करते हुए वो घायल भी हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काम सरकार के अंडर में हुआ करते थे, तो कई जगह पे क्या हो गया कि वो प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया गया है वो काम, और फिर कहीं कुछ तो अच्छा करती हैं काम, लेकिन कुछ क्या करती हैं कि जो निजी ठेकेदार कुछ होते हैं जो इस चीज़ को सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जो अपने अंडर में आने वाले मजदूर होते हैं, ना तो उनको वो सैलरी अच्छे से देते हैं, काम इतना करवाते हैं, और ऊपर से ना तो उनको उनकी सेफ्टी पर्पज़ से जो रिसोर्सेज उनको देने चाहिए वो सब भी नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आता है, सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। तो सब बच्चों ने जो कहानी सुनी, ठीक है, उनकी जो यास्मीन खाला थी, उन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई उनको, तो उसे सुनकर के बच्चों को बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो उन्हें इसका आभास था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी, क्योंकि देखो आगे बढ़ कर के कदम उठाया और उनके कारण क्या उन्होंने आवाज़ उठाई, तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे सफाई भी होने लगी। तो एक तरह से उनकी एक रेपुटेशन बन गई गंगाबाई की। तो लोगों को पता, मतलब बच्चों ने देखा था कि सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था कि क्यों लोग उनको इतना मानते थे, उनको इतनी रिस्पेक्ट देते थे, तो उसके बारे में उनका जो रीज़न था वो उन्हें अब पता चलता है, ठीक है। अच्छा, आगे आता है कि बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? यानी कि अब जब क्या होता है, वो बच्चे उनको थैंक यू बोलते कि थैंक यू, आपने हमारी मदद करी, ठीक है। जब वो जाने लगते हैं तो जाते जाते जो रेहाना नाम की लड़की थी वो बोलती है कि अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तो आप जो यहाँ पे जो कूड़ेदान हैं, जो 2-2 डस्टबिन रखे होते हैं, तो क्या ये सुझाव भी गंगाबाई के द्वारा दिया गया था? आपने देखा होगा ना कि डस्टबिन 2 तरह के लगाए जाते हैं, सड़क के किनारे भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 तरह के डस्टबिन होते हैं। तो खाला हंसने लगी, वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो क्या है, नगर निगम ने सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में ना डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये तो नगर निगम का ही सुझाव था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, जो भी गलने वाली चीज़ है, ठीक है, उनको एक कूड़ेदान में डालना है। जैसे कि आपके घर का जैसे सब्जियों का होता है ना, सब्जी का वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, एक डस्टबिन में डालें कि वो गल भी सकती हैं, राइट, जो गल जाएंगी उनको एक कूड़ेदान में डालना है। और जो भी प्लास्टिक की चीज़ें, जो कांच जैसी चीज़ें जो गलती नहीं है, जो मेल्ट नहीं होती हैं, उनको आप दूसरे कूड़ेदान में डालें। जैसे कि लोहा आपका होता है, गलता नहीं है वो, है ना, तो आप उनको अलग उसमें डालिए डस्टबिन में, और जो गलने वाली चीज़ें हैं उनको अलग उसमें डालिए। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने क्या डाला है, जिसमें आपने पूरे जितनी भी सब्जी वगैरह के छिलक होंगे, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो आसानी से गल जाती हैं, एक डस्टबिन में आपने उसको ये डाला, ठीक है, मान लीजिए। और सेकंड में क्या डाला आपने, जितनी भी आपकी कांच की जो बॉटल्स थी आपकी, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि कोई भी आयरन की रॉड थी, ठीक है, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें डाल दे इसमें अलग करके, या प्लास्टिक की चीज़ें डाल दीजिए जो गलती नहीं है। अब आपने उसको अलग अलग डस्टबिन में कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इससे ईजी ये होगा कि जो ये वाली मटेरियल्स हैं इनका रिसाइकलिंग हो सकती है, पुनर्चक्रण हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकती है, ठीक है, तो इसको वो दोबारा से यूज़ करने के लिए ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसका काम आसान हो जाता है उनका। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इसको तो मिट्टी में डाल करके फिर से खाद वगैरह बन जाती हैं, है ना। तो इनको अलग करना, मतलब अलग कर देने से क्या होता है कि निगम वालों का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। क्यों था, याद करो, क्यों गली में अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, बताओ मुझे। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट में करके चलो बताना, ठीक है। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े, ठीक है। यानी कि जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो आज गली में उनको और भी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा होता है। अब ये बताना है आपको कि वो अंधेरा और क्यों दिखाई दे रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, ठीक है। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए वो फिर से वापस क्या जाते हैं खाला के पास, क्योंकि अब उनके दिमाग में फिर से कुछ क्वेश्चन आ रहा था।
अब वो क्वेश्चन क्या होगा, अब मुझे ये बताइए। यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी सी चीज़ बताई गई है, इसके बारे में जान लेते हैं लास्ट। अब ध्यान से इसको भी सुन लेते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। सूरत कहाँ पड़ता है बच्चों? आपका गुजरात में, ठीक है। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने में तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, जितना भी उनका घरों का कूड़ा होता था, होटल का कूड़ा होता था, सब कुछ क्या करते थे, जो आसपास जो भी सड़क होती थी, नाली होती थी, उसमें डाल देते थे। अब जितने भी सफाई कर्मचारी होते थे उनको कचरा कूड़ा उठाने में बहुत दिक्कत होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम जो थी नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी क्या हो गई, बदतर हो गई, ठीक है। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। ये बीमारी जो है ये हवा के जरिए फैलती है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। अब जब बीमारी फैलने लगी तो क्या हुआ, तब वो क्या करने लगी, उसको ऑर्डर दिया गया कि नगर निगम अपना काम कंटिन्यू और अच्छे से करे। तो क्या हुआ, पूरे शहर की अच्छे से सफाई हुई। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान किसका आता है? सूरत का आता है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। तो अभी आपने जो ये स्टोरी पढ़ी यहाँ तक, तो इसे क्या समझ में आया कि लोगों ने पहले तो इतनी गंदगी फैलाई, ऊपर से जो नगर निगम है उसने अच्छे से काम भी नहीं किया था, सफाई भी नहीं हो रही थी। जब गंदगी इतनी फैली, जब देखा कि बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, तब जा कर के क्या हुआ, तब उनके दिमाग में आया कि नहीं, हमें ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना है, सफाई रखनी है। और तब क्या हुआ, एक्शन लिया गया, पूरे शहर की सफाई की गई। और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो वो चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे साफ शहरों की सूची में आता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आपके मोहल्ले में कब सफाई होती है, कब वो कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं, क्या सभी मोहल्ले में उतनी बार वो कूड़ा उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते, क्या दिक्कत है, उसके बारे में आप चर्चा करें, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही, यानी कि जो आप लोग टैक्स देते हैं उनसे ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। आप अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले अन्य तीन अन्य लाभों की सूची बनाएंगे। यानी कि अब आपको यहाँ पे 3 वो लिखने हैं कि जो आप टैक्स देते हैं तो उससे मिलने वाली जो 3 अन्य लाभ होते हैं उनको आपको लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं, जो हम रोड टैक्स देते हैं किसी न किसी रूप में, तो क्या होता है, इससे हमें अच्छा, जब हम टैक्स पे करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी सड़कें मिलती हैं अच्छी सी, ठीक है। हर जगह जहाँ रोड नहीं होती वहाँ पे रोड की उपलब्धता करवाई जाती है। बिजली का बिल देते हो आप तो बिजली के बिल में भी टैक्स लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर जगह प्रॉपर आप लोगों को स्ट्रीट लाइट्स मिलती हैं, ठीक है, आपके घर में बिजलियाँ आती हैं, प्रॉपर हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे आपको डिस्कस करना है, बात करनी है अपने फैमिली मेम्बर से, और यहाँ पर वो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 6, ये हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। तो अब आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।